So let's guys we start this chapter. Before understanding microprocessor, let's we see about some electronic components. 11 में काफ़ी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, जैसा रजिस्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है। तो उसी तरह से माइक्रोप्रोसेसर भी वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सेमीकंडक्टर, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर भी इसको कहा जाता है। बिफोर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग ओवर हियर, some technologies which was evolved in the electronics, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टेक्नोलॉजीज का इवोल्यूशन हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, तो हम उसके बारे में देखते हैं। 11 में पेपर सेकंड के अंदर लॉजिक गेट्स एक चैप्टर था जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया गया था। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI। एग्ज़ाम में पूछता है समटाइम्स ये क्वेश्चन, और MCQs में भी आते हैं, व्हाट इज स्टैंड फॉर SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या है। तो आज से अगर हम 70 से 80 साल पहले की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी थी। It is the earliest IC technology in which 1 to 10 logic gates are integrated on single chip। इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर माइक्रोप्रोसेसर को डेवलप होने से पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ करती थी, something is rejoining. So before microprocessor, there are many technologies in the field of electronics। लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल हुआ करता था। लॉजिक गेट्स के बारे में आपको पता भी होगा, उससे कुछ सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था C++ के अंदर, जैसे लॉजिकल एंड और नॉट एंड नॉट। तो इस तरह से ये लॉजिक गेट्स हुआ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इनका इस्तेमाल होता है टू पास दी नंबर्स, टू पास दी बाइनरी नंबर्स। इनके अलग अलग लॉजिक्स होते हैं, हमने देखा है, जैसा एंड का लॉजिक देखा था कि अगर दो वेरिएबल हमारे पास हैं, 0 0 उनकी वैल्यू है तो उसका रिजल्ट 0 हमें मिलता है। एंड का जैसा अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव, दोनों भी वेरिएबल अगर पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आपको मिलेगा, अगर दोनों में से एक भी अगर निगेटिव है तो आपको रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। और में हमने देखा है कि अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 0 होती है तब आपको 0 मिलता है, मगर बाद में दोनों में से कोई एक वेरिएबल की भी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। तो सेम थिंग इज दैट लॉजिक गेट्स वॉज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, आज भी इस्तेमाल होता है समवेयर। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर दैट, आज अगर हम 1970 के दशक की बात करते हैं तो उस वक्त आईसी का डेवलपमेंट हुआ। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। आपकी माइक्रो प्रोसेसर भी इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसलिए इसका पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बता रहे कि पहली जो टेक्नोलॉजी थी SSI की, तो इसके अंदर क्या किया गया। एक्चुअल हमको समझना ये है कि व्हाट हैपेंड इन दिस टेक्नोलॉजीज। So here the capacity of 1 to 10 logic gates are integrated in single chip, यानी कि IC बनाई गई, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया जिसकी कैपेसिटी थी 1 to 10 लॉजिक गेट्स। यानी इन स्पाइट ऑफ यूजिंग लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, IC was introduced। आईसी का इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि लॉजिक गेट्स के लिए एक बड़ा सर्किट लगता था, सर्किट की कैपेसिटी बढ़ती थी। तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी का इवैल्यूएशन हुआ, आईसी आते ही क्या, आईसी ने रिप्लेस किया लॉजिक गेट को। तो पहली जो आईसी थी उसका नाम था RS7400, उसकी सीरीज थी। अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन भी है
क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। 7400 इज क्वाड टू इनपुट नैंड गेट आईसी, इट कंटेन्स 4 नैंड गेट्स, यानी इसके अंदर नैंड गेट्स हुआ करते थे आईसी के अंदर। 14 पिन डीआईपी पैकेज, इसके जो पिंस हुआ करते हैं, यहाँ पे आपको पिंस नजर आएंगे, इसमें 14 पिंस हुआ करती है। जैसे एक साइड में आपको यहाँ पर 7 पिन नजर आ रहे हैं, तो सेम 7 ये दूसरी साइड में क्या होंगे, 7 पिन होंगे, यानी इसकी 14 पिंस हुआ करती थी जो आपके सर्किट पे लगी होती हैं। बेस्ड ऑन टीटीएल ट्रांजिस्टर्स लॉजिक गेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था 1 to 10 गेट्स, यानी तो 1 से लेके 10 तक के जो गेट्स की काम करने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो पूरी की पूरी कहाँ पर रहेंगी, इस एक इंटीग्रेटेड सर्किट, इस एक आईसी में होगी। इसका इवोल्यूशन कब हुआ, इट इवोल्यूट इन 1958, यानी अगर आप बात करें तो यहाँ से तकरीबन 70 साल पुरानी बात है ना, 70 साल पहले इसका डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल सिलिकॉन आईसी डेवलप इन 1959 बाय रॉबर्ट नॉइस, ये आपको नाम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। 7400 TTL सीरीज इंट्रोड्यूस अराउंड 1964 बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, यानी सेम काइंड की आईसी को अलग अलग लोगों ने बनाया, अलग अलग फीचर्स उसके थे, अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया। तो ये आईसी का इंटीग्रेशन हुआ एसएसआई का 1958 से। उसके बाद हम देखते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी क्या हुआ, उसके बाद अगेन इवोल्यूशन हुआ, इन्हांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 to 100 लॉजिक गेट्स ऑन अ सिंगल आईसी, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है the working capacity of 10 to 100 logic gates fabricated into a single IC, यानी एक आईसी की क्षमता थी कि वो उसका काम ये था कि 10 to 100 लॉजिक गेट्स के बराबर में काम करे। इस टेक्नोलॉजी को एमएसआई कहा जाता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब देखिए इससे यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हुई। MSI made it possible to design more complex circuit like adders, decoders, multiplexers and counters। अब ये जितने भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि एडर्स क्या होते हैं, डिकोडर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स और काउंटर्स क्या है, ये 11 में हमने सेकंड पेपर में पढ़ा था। ये सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हुआ करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक चिप के ऊपर। उसके बाद देखिए इसकी कैपेसिटी हम देखते हैं 10 to 100 गेट्स फैब्रिकेटेड ऑन सिंगल आईसी। इवोल्यूशन पीरियड इसका था 1960 में ये इवॉल्व हुआ। उसके बाद थर्ड टेक्नोलॉजी के तरफ हम जाते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कैपेसिटी मल्टीप्लाई होते जा रही है यहाँ पे। यहाँ पर इंटीग्रेट्स 100 to 1000 logic gates on a single chip. It means that the working capacity of 100 to 10,000 logic gates fabricated into a single IC, into a single chip, यानी जितनी क्षमता थी 100 से लेके 10,000 लॉजिक गेट्स के काम करने की जो क्षमता थी वो एक सिंगल आईसी में फैब्रिकेट किया गया। इवोल्यूशन ईयर जो था इसका 1970 में इसका इवोल्यूशन हुआ। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है LSI की ये जो टेक्नोलॉजी था, बिकॉज फर्स्ट टाइम इट इज़ कमर्शियल लेवल पे ये आपके कैलकुलेटर में इस्तेमाल हुई, यानी इंटेल 4004 was introduced in that technology. 4004 was developed in this technology. This was used in calculator. ये जो चिप थी, ये जो आईसी था, इसका इस्तेमाल हुआ कैलकुलेटर के अंदर। आप सबको मालूम है कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, देखिए more than 10,000 logic gates on a single chip. It means that the working capacity of more than 10,000 logic gates fabricated into a single chip, single IC। अब देखिए आज का अगर हम मॉडर्न पीरियड देते हैं तो ये इस किस्म की चिप आज इस्तेमाल होती है, वेदर आपका मोबाइल फ़ोन हो
या लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर हो, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो, उसके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। इवोल्यूशन पीरियड देखिए 1970 टू 1980 का इवोल्यूशन पीरियड है। अब देखिए आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन माइक्रो प्रोसेसर। हम माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर भी वन काइंड ऑफ आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके अंदर वो सारे लॉजिक गेट्स को फैब्रिकेट यहाँ पर भी किया गया। लॉजिक गेट जिस तरह से काम करता है उस तरह से ये आईसी भी काम करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर को जनरेशन वाइज डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि कौन से जनरेशन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व हुआ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट 1971, यानी पहला जो माइक्रो हेलो। प्रोसेसर था। हेलो। एक्सक्यूज मी सर, आप पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता सकते कि कौन सा वाला पार्ट एग्जाम में आएगा और कौन सा वाला पार्ट नहीं पढ़ना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में थ्री थ्री मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जनरेशन ऑफ माइक्रो मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अगर ये पूछता है आपको, जैसे इससे पहले का जो था एल एस आई, सॉरी एस एस आई, एम एस आई, एल एस आई और वी एल एस आई, ये 3 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको 3 लिखना है। 4 मार्क्स के लिए पूछता है तो 4 के 4 आपको लिखना है। उसके एग्जाम्पल्स भी आपको देना है। और जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अगर आपको पूछता है 3 मार्क्स के लिए तो 3 जनरेशन आपको बताना है। वो जनरे और 4 मार्क्स के लिए पूछता है तो 4 जनरेशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इट्स ओके। यस तो सर। हाँ, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इट डेवलप इन 1970। 1970 में इसका डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए इसको जो डेवलप करने वाले का नाम था फैगिन, साइंटिस्ट फैगिन ने इसको डेवलप किया था। यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है, मगर फैगिन ने इसको डेवलप किया था। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की हुई इसके अंदर, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। पीमॉस टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका देखते हैं, इट वाज 4 बिट डेटा बस एंड 12 बिट एड्रेस बस। अब ये डेटा बस क्या होते हैं, एड्रेस बस क्या होते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर 8085 के टाइम पे बताऊंगा। कि सपोज यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ इसके बारे में। 4 बिट डेटा बस क्या है और 12 बिट एड्रेस बस क्या है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में डेटा आता भी है और डेटा जाता भी है। ठीक है। इट प्रोसीड द डेटा। तो डेटा जो लाइन से आता है, जिन पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में आएंगे उनको एड्रेस बस कहा जाता है। यानी ये क्या कर, इनका काम है इनपुट डिवाइसेस को और मेमोरी को रीड करना। एड्रेस बस का काम क्या है, एड्रेस नाम ही इसलिए दिया गया है कि ये एड्रेस करते हैं डेटा को। और दूसरा होता है डेटा बस। डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर डेटा आउटपुट को जाता है, जैसे आपके मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, ये 4 बिट डेटा बस इसके अंदर पिन हुआ करती थी और 12 बिट एड्रेस बस हुआ करती थी। उसकी स्पीड जो थी 740 किलो हर्ट्स हुआ करती थी। कंपनी, कंपनी कौन थी, कंपनी किसने बनाया था माइक्रो प्रोसेसर, तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। उसका दूसरा वर्जन था 4040। कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, इट वाज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स, सिंपल कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स, स्मॉल एम्बेडेड एप्लीकेशंस। इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल वहाँ पर हुआ। उसका यहाँ पर मैंने फिगर भी आपको बताया कि किस तरह से वो नज़र आता है। एग्जाम में फिगर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको पता चले कि माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है, उसकी पिंस कैसी होती है। ठीक है। अब दूसरा जनरेशन हम देखते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये इसके अंदर देखिए बिट का कन्फिग्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इट वाज डेवलप इन 1974 टू 1978। इसके जो डेवलपमेंट डे थे 4 साल में थे, यानी 74 टू 78। अब देखिए इट वाज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इट वाज वेरी फास्ट देन 4004, वेरी रिलायबल एंड कुड हैंडल मोर मेमोरी कंपेयर टू 4 बिट माइक्रो। इसकी मेमोरी भी क्या थी, ज़्यादा थी। उसका भी यहाँ पर आप देखते हैं कि ये फिगर उसका है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का। उसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है 280
यहाँ पर लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी NMOS टेक्नोलॉजी एडवांस LSIs के अंदर इस्तेमाल हुई। कॉन्फ़िगरेशन 8 बिट डेटा बस, 16 बिट एड्रेस बस, यानी डेटा बस यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गए। एड्रेस बस भी 12 बिट से क्या हो गया, 16 बिट पे आ गए। मेमोरी कैपेसिटी अप टू 64 किलोबाइट। ये ट्रांजिस्टर की लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। कंपनी एंड प्रोसेसर, कंपनी कौन कौन सी थी, यानी दूसरी भी कंपनी मार्केट में उस वक्त आ चुकी थी जिन्होंने जो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप कर रही थी इंटेल के साथ साथ। तो इंटेल 8080, इंटेल 8085 जो हमारे सिलेबस में है 8085, जिसके बारे में हमको कंप्लीट पढ़ना है। ज़ायलॉग Z80, ज़ायलॉग भी एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करती है। अब देखिए इसका यूजेस कहाँ पर हुआ। अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी जब पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में आए उसका वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्री में आपने देखा है कि अलग अलग गैजेट्स होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ। एजुकेशनल ट्रेनिंग किट्स, वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। एम्बेडेड सिस्टम में इसका इस्तेमाल हुआ। ये सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ वी मूव ऑन थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर देखिए कैपेसिटी बढ़ चुकी है, 8 बिट टू ये क्या हो गया, 16 बिट पे चले गया। अगर इसका डेवलपमेंट हम देखते हैं 1978 टू 1985। थर्ड जनरेशन प्रोसेसर व 16 बिट processors with improved speed and memory addressing. They mark the beginning of modern computing system. अब यहीं से आपके मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर है दे बिलोंग्स टू दिस फैमिली। अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन में आपके कंप्यूटर के सिस्टम में, तो इट शोज इंटेल x86 फैमिली। इस नाम से एक चैप्टर भी हमको है इस सिलेबस में। तो देखिए टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई यहाँ पे, HMOS टेक्नोलॉजी है, LSI टू अर्ली VLSI, यानी अर्ली VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 16 बिट डेटा बस, 20 बिट एड्रेस बस, अप टू 1 MB मेमोरी। कंपनी बहुत सारे हैं, इंटेल के 8086 है, इंटेल 8088 है, इंटेल 80286 है, बाद में 386, 486, इस तरह से एडवांस इसके अंदर क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुए। इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, किन कंप्यूटर्स के लिए हुआ, तो देखिए IBM जी। ये HMOS टेक्नोलॉजी क्या है? ये देखिए PMOS टेक्नोलॉजी, HMOS और NMOS टेक्नोलॉजी जो हुआ करती है। अगर आपने देखा होगा कि आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, जैसा आज USB इस्तेमाल होता है, देखा ना आपने USB, तो सेम एक टेक्नोलॉजी थी USB की जैसी, वो HMOS टेक्नोलॉजी थी और NMOS टेक्नोलॉजी थी। तो ये यानी पिन्स जो होती थी वो H टाइप में होते थे, यानी उसके होल्स जो होते थे पिन के, वो कैसे होते थे, H बना हुआ था उसके ऊपर। और N में क्या होते थे, N टाइप के अंदर पिन्स के होल्स हुआ करते थे, ठीक है। तो वो गोल राउंडेड आज भी इस्तेमाल हुआ करती है। पुराने जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं आपके पास, अगर आप 15-20 साल पहले देखोगे, तो उसके अंदर कीबोर्ड और माउस के जो सर्किट्स होते हैं या उसकी जो हम सॉकेट्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो उस तरह से इस्तेमाल होते हैं। जैसा USB है और C जो है ना, आज हम C का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, C पोर्ट है, ठीक है। सो सेम थिंग इज दैट, HMOS और NMOS, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ, किन लोगों ने इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया, तो इट वाज फर्स्ट यूज इन IBM PC। IBM क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ कंपनी विच मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स के हार्डवेयर बनाती है, सारी चीज़ें बनाती है, कीबोर्ड बनाती है, माउस बनाती है, खुद के मॉनिटर्स होते हैं ना सारी। मगर ये इंटरनली मदरबोर्ड दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसर इंटेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इनके खुद के नहीं होते, ये असेंबल्ड करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल हुआ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसा आज हमने देखा है वर्ड, एक्सेल, पावर, है ना, पावर पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती थी तो उन सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल हुआ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका इस्तेमाल हुआ, यानी ऐसे एप्लीकेशन इस तरह के एप्लीकेशन जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। Now we move on fourth generation of microprocessor.
अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, कैपेसिटी क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है। तो इस टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि कैपेसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो विद दिस टेक्नोलॉजी, विद दिस जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, 32 bit microprocessor is here with multitasking and virtual memory features. अब यहाँ पे मल्टीटास्किंग के जो फीचर आ गए, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था विंडोज एनटी के बारे में, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। विंडोज 98 के बारे में पढ़ा था, ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए, तो उन्हीं के साथ में इन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये उसको सपोर्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि हम जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर हमारे पास मौजूद होना चाहिए, बराबर है। तो ऐसा ही होता है टेक्नोलॉजी के अंदर कि आप जो जिस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने वाले आपको हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विथ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक से ज़्यादा टास्क जब आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उस वक्त। और वर्चुअल मेमोरी फीचर्स, हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ा है कि वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है कि क्या होता है कि कुछ डेटा आपका मेन मेमोरी में होता है, कुछ आपके हार्ड ड्राइव्स में होता है ना। तो डेटा जो प्रोसेस होता है फ्रॉम हार्ड ड्राइव्स टू मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई इस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। दे ऑफर्ड हाई परफॉर्मेंस एंड बेटर ग्राफिक्स हैंडलिंग, यानी ग्राफिक्स की अगर हम बात करते हैं, कलर्ड की बात करते हैं, है ना, इमेजेस की हम बात करते हैं, वीडियोस की अगर हम बात करते हैं, तो इसके उसको सपोर्ट उसको बहुत अच्छे से ये सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी यूजेस VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। अब CMOS क्या है? CMOS एक बैटरी है जो आपके मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, इसको फैब्रिकेट किया गया है, जो जिसका काम होता है माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करना, है ना। आपका काम मालूम है आपको, बैटरी का काम क्या होता है कि अगर फ्लक्चुएशन होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, है ना, ड्यूरिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन, है ना, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको सपोर्ट करता है CMOS बैटरी। कॉन्फ़िगरेशन 32 बिट डेटा बस। अब इसका जो डेटा बस की जो पिन्स होती है, अब ये देखिए हर माइक्रो प्रोसेसर में आपको पिन्स नज़र आएंगी, है ना। इसमें कुछ एड्रेस बस होती है, कुछ डेटा बस होती है ना। कुछ माइक्रो प्रोसेसर के सामने के फोटो से, तो बैक साइड में इसकी पिन्स होंगी, ठीक है। देखिए 32 बिट डेटा बस, 32 बिट एड्रेस बस, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यानी इनकी जो कैपेसिटी थी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की थी। बिल्ट इन कैश मेमोरी, इसके कैश मेमोरी भी इसके अंदर इस्तेमाल हुई। उसके बाद कंपनी के नेम्स यहाँ पर कुछ दिए हुए, इंटेल 80386, इंटेल 80486, मोटरोला का भी यहाँ पे 68,000। उसके बाद पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5, उसके बाद कोर टू ड्यूअल कोर, ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी ये 4th जनरेशन की टेक्नोलॉजी। अब इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कहाँ हुआ? तो देखिए इसका इस्तेमाल हुआ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर में, आज हमारे लैपटॉप्स में इसका इस्तेमाल हुआ। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, कोई भी किस्म की इंजीनियरिंग हुई, वहाँ पर इसका इस्तेमाल। नेटवर्किंग सिस्टम, नेटवर्किंग यानी नेटवर्किंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आज नेटवर्किंग के बगैर कुछ भी नहीं है ना। आज हम जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन चला है बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के बहुत सारे सिस्टम हुआ करते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो प्राइवेट में जैसे नोवेल नेटवर्क था पहला, और आज भी अलग अलग खुद के नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के, गवर्नमेंट्स के, और एक पब्लिक हमारे जो नेटवर्क होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया मालूम है, आप सब लोग जानते हैं मल्टीमीडिया के बारे में, ऑडियो है, वीडियोस है, ग्राफिक्स है,
ये सारी चीज़ों में इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। उसके माइक्रो प्रोसेसर भी नीचे दिए हैं, आप देख सकते हैं 486 और 386 दो माइक्रो प्रोसेसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया ताकि आपको पता चले माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से नज़र आते हैं। आप अगर बुक्स में देखोगे तो आपको कोई भी बुक्स में ये माइक्रो प्रोसेसर के डायग्राम्स और इमेजेस वगैरह नहीं होंगे, बच्चों को मालूम भी नहीं होता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से दिखता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ख़ास तौर से कि आपको पता चले कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे होते हैं। देखिए आप ऊपर से देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का इवैल्यूएशन किस तरह से हो रहा है। फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से नज़र आता था और फोर्थ जनरेशन में किस तरह से है। अब देखिए हम बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन। आज का जो माइक्रो प्रोसेसर है, आज जो हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं 64 बिट एंड मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर जो है आज के, उनको फिफ्थ जनरेशन में रखा गया है। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी VLSI और ULSI का अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ। CMOS नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, यानी यहाँ पे बैटरी की साइज क्या होगी, कम होगी। कॉन्फ़िगरेशन 64 बिट डेटा बस, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की जो कैपेसिटी है इसमें फैब्रिकेट की गई। मल्टी कोर हुआ करते हैं ये 2 4 8 6 16, इस तरह के कोर इसके क्या है, अलग अलग कोर्स हैं। गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड होती है। कंपनी और हम प्रोसेसर देखते हैं, इंटेल में देखेंगे पेंटियम है, इंटेल कोर i3 i5 i7 i9 आज हम देखते हैं ना, ये सारे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हमारे पास मौजूद है आज की टेक्नोलॉजी की। उसके बाद AMD की अगर हम बात करते हैं तो AMD एथलॉन है, AMD राइजन है। ये सारी चीज़ें ना लैपटॉप पे आपके लिखे हुआ होता है ना, कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर है। उसके बाद देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, गेमिंग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, स्मार्टफोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी आज की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस जगह पर इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का सफ़र हुआ माइक्रो ना 4004 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो एग्जाम में पूछता है पहला ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। लास्ट 2 ईयर से ये नहीं पूछा गया तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? A microprocessor is multi-purpose and programmable electronic device. It reads binary instructions from memory, accepts binary data as input, processes the data according to instruction and gives result as output. A microcomputer is one of the microprocessor based system. तो देखिए 11th में हमने नंबर सिस्टम में बाइनरी के बारे में पढ़ा, बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरह से बिट्स होते हैं, 4 बिट किस तरह से पास होते हैं, 8 बिट किस तरह से पास होते हैं, 16 बिट। तो हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे देखा था, BCT देखा था। ठीक है। तो सबको बाइनरी का अवेयरनेस है ना, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का? एवरीबडी 0 and 1, you know 0 and 1? हेलो सर यस। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। मैंने 11 में भी सारे बच्चों को उस वक्त बताया था कि बाइनरी यानी नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर सेकंड पेपर इन 12। ठीक है, उस वक्त ये बताया था। तो देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको रिवाइज होंगी नंबर्स के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इट रीड्स बाइनरी कोड। आपके बाइनरी कोड क्या करता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उसको प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब देखिए अगर फिजिकल हम उसका देखते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर किस चीज़ से बना होता है। द माइक्रो प्रोसेसर इज सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट मीन्स गेट, जैसा गेट्स लॉजिक गेट्स की जो सर्किट्स हुआ करते हैं, सेम थिंग इज दैट, बट द कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज high. It can perform different computing tasks and can take decision to change the sequence of program execution. यानी ये क्या करता है, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। टास्क आपका कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सबको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और सीक्वेंस भी चेंज करेगा एज पर द प्रियोरिटी। जैसी प्रियोरिटी होगी वैसे क्या करेगा, ये सीक्वेंस को चेंज करेगा। अब देखिए एग्जाम में पूछता है ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये पूछता है।
और इसको आपको डिस्क्राइब करना है पूरा। तो देखिए कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। सो एवरी माइक्रो प्रोसेसर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है रजिस्टर्स, तीसरा है कंट्रोल यूनिट। तो पहले देखिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है। ये जो सेक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल द कैलकुलेशंस। सारे जो कैलकुलेशंस होंगे, सारी जो प्रोग्रामिंग्स होंगी, वो ALU सेक्शन के अंदर होंगी। अब क्या परफॉर्म कर रहे हैं? परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और एंड एक्सक्लूसिव और। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज स्टोर्ड आइदर इन रजिस्टर्स और इन मेमोरी। तो देखिए इसका जो डेटा होता है वो रजिस्टर्स में था। अब रजिस्टर्स के बारे में हम देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स दे आर द काइंड ऑफ मेमोरी। ये एक मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर में भी होंगी, रैंडम एक्सेस में भी होंगी और हार्ड ड्राइव में भी। तो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स में डिवाइड होती है आपकी मेमोरी। तो यहाँ पर भी कुछ टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पर आपके रिजल्ट क्या होंगे, ALU का जो रिजल्ट होगा वो स्टोर होगा। ALU का रिजल्ट क्या होगा, स्टोर होगा रजिस्टर्स के अंदर। आगे हमको पढ़ना है रजिस्टर्स के बारे में, बहुत सारे रजिस्टर्स है जिनके बारे में हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है ALU। दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑन फ्लो ऑफ डेटा। आपका जो डेटा फ्लो हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डेटा फ्लो हो रहा है, एरो के थ्रू आप देख रहे हैं कि डेटा किस तरह से मूव हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ दी माइक्रो प्रोसेसर। तो उस फ्लो के ऊपर कंट्रोल करता है। उसका दूसरा काम ये है कि इट प्रोवाइड्स टाइम। ये टाइम भी प्रोवाइड करता है टू द जॉब, टू द रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस आपके कंप्यूटर में लगे हैं, जैसा इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस, ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस, all the input and output devices, ये सारी चीज़ें resources, it provides them a time of microprocessor in how much time your job or your task to be execute। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है? मेमोरी यूनिट कंटेन्स मैनी रजिस्टर्स ओवर देयर, इट स्टोर डेटा टेम्पररी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी वो डेटा जो माइक्रो प्रोसेसर में इंसर्ट हो चुका है या जो क्यू में है, जो लाइन में है, वो इस मेमोरी में होगा और रिजल्ट भी आपका रजिस्टर में होता है। फिर आपको बता रहे, देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों से क्या है, ये कनेक्ट है। डेटा इनपुट से आता है और आउटपुट को जाता है। तो ये इंटरनल कनेक्शन इसका बता रहे हैं। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में है, मेमोरी के बारे में, ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है इसके साथ, कौन से इनपुट डिवाइसेस है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑल दी कीबोर्ड्स, ऑल दी टाइप्स ऑफ माउस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, ऑल द थिंग्स। सारी टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे पहले से और आज तक तो सेम है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में अगर आप देखते हैं तो आपकी जो भी स्क्रीन है, LED है, पहले CRT हुआ करती, उसके बाद प्रिंटर है, प्लॉटर है, मैग्नेटिक टेप है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये सारी चीज़ें आउटपुट में आएंगी। उसके बाद सिस्टम बसेस क्या बोलते हैं? देखो इंटरनल जो वायरिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर में और मदरबोर्ड में, तो इसको सिस्टम बस कहा जाता है, जिसके थ्रू डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ये एरो इंडिकेट द इंटरनल बसेस। ये एरो जो आपको बता रहे हैं ये इंटरनल क्या है, ये बसेस है, इंटरनल वायरिंग है। ये आपको अगर आप कोई सर्किट देखते हैं तो आपको एक गोल्डन लाइंस आपको नज़र आएंगी उसके ऊपर, तो वो गोल्डन लाइंस है। उस गोल्डन लाइंस के थ्रू डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है इन एनी डायरेक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये डायग्राम है और ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है, ये इम्पोर्टेंट हो। अब देखते हैं हम ALU, जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट, ये लास्ट टाइम पूछा था, फिर भी इसको आप पढ़िए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ALU, आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रही है इंटरनल CPU बसेस, यानी इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की क्या है, इंटरनल लाइंस है, इंटरनल वायरिंग है, ये जो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स है। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंटेन्स सम रजिस्टर्स ओवर दैट। जैसे यहाँ पे आपको टेम्पररी रजिस्टर नज़र आ रहा है,
ये जो रजिस्टर होगा ये 8 बिट होगा, यानी द कैपेसिटी ऑफ दिस रजिस्टर इज 8 बिट। 8 बिट डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। द एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर बिगिंस फ्रॉम D1 टू D7, D0 टू D7, यानी एड्रेस स्टार्ट होगा 0 से और 7 पे क्लोज होगा। सारे रजिस्टर्स का ऐसे ही होगा। तो ऑल द रजिस्टर्स आर 8 बिट रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो टेम्पररी रजिस्टर्स में क्या होगा? टेम्पररी रजिस्टर्स होल्ड द डेटा टेम्पररी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी आपका जो आउटसाइड से जो डेटा आ रहा है इनपुट के थ्रू, कंप्यूटर्स के इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या मेमोरी से जो डेटा आ रहा है वो टेम्पररी मेमोरी में आएगा। उसके बाद वो बाइनरी एडर की तरफ क्या होगा? मूव होगा। बाइनरी एडर का काम क्या है? यहाँ बाइनरी एडर क्या करेगा? उसको कैलकुलेट करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट और उसको शिफ्ट करेगा शिफ्टर को। क्या करेगा? शिफ्टर को ये मूव करेगा। शिफ्टर के थ्रू वो फिर आउटपुट को जाएगा, आउटपुट की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक एक्यूमुलेटर नज़र आ रहा है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रो प्रोसेसर। ये एक ऐसा रजिस्टर्स होता है जिसका एक ही काम है, एक ही मकसद है। एक्यूमुलेटर इज़ यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ ALU, यानी ALU का जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, उसके बाद जाएगा आउटपुट को। इसलिए आपको यहाँ पे बाय डायरेक्शन नज़र आ रहा है, ये जो पिन नज़र आ रही है बाय डायरेक्शन नज़र आ रही है। ये रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा, देन इट मूव्स टू आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। उसके बाद स्टेटस रजिस्टर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस का मतलब क्या है? आपके माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस चेंज होता है एज पर दिस रजिस्टर। ये रजिस्टर चेंज होगा एज पर द ऑपरेशन ऑफ ALU। ALU के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस रजिस्टर विल बी चेंज। ये चेंज होगा। अब कैसा होगा? बिकॉज इट कंटेन्स फ्लैग्स। इसको फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। ये चेंज होता है। इसकी भी जो कैपेसिटी होती है वो 8 बिट होती है, 0 टू 7, यानी D0 टू D7 इसकी कैपेसिटी होगी। ये 8 बिट रजिस्टर्स होगा। इसके अंदर फ्लैग्स होते हैं जो सेट और रीसेट होते हैं एज पर दी ऑपरेशन ऑफ ALU। ALU का जो भी ऑपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू दैट दे सेट और रीसेट, उनका स्टेटस चेंज होगा। क्या होगा? स्टेटस चेंज होगा। ये डायरेक्टली एसोसिएट है एडर से, बाइनरी एडर से और इंटरनल CPU बसेस से। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, स्टेटस रजिस्टर्स के बारे में और उसके फ्लैग के बारे में। ये एग्जाम में पूछता है 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए इसका मेरे 2 मार्क्स के लिए इसका डायग्राम है और 2 मार्क्स के लिए इसका डिस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद देखिए जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर। एक जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी जनरल जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर होता है, कोई भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, वॉशिंग मशीन हो, यानी जो चीज़ें ऑटो होती हैं। आज के जो TV जो हमारे पास आज मौजूद है ना, उन क्लाउड TVs जो है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं जो ऑटोमेटिक काम करती हैं। बहुत इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जहाँ पे ऑटोमेशंस होता है वहाँ पर जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। ये डायग्राम पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो ये पूछा जाएगा मेरे ख्याल से ये साल आना चाहिए इस डायग्राम को। ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रजिस्टर्स है, इनका डिस्क्रिप्शन मौजूद है मगर लिखने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम सेम माइक्रो प्रोसेसर का 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे जहाँ पर ये सारे रजिस्टर्स मौजूद होंगे जिसका डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना है। तो रिपीटेशन होगा करके मैं यहाँ पर नहीं बता रहा आपको, क्योंकि बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं है। तो ये डायग्राम पूछा जाता है सिर्फ 4 मार्क्स के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम आते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। अब देखिए आपके सामने एक्चुअल माइक्रो प्रोसेसर का फिगर भी है, उसके पिंस भी आपको नज़र आ रहे हैं सिल्वर कलर में, और उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ। तो देखिए पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर हमको क्या करना है, हर पिन के बारे में वी विल स्टडी अबाउट एवरी पिन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर।
हर पिन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जानना है कि कौन से पिन का क्या काम होता है। अगर आप इसका जो एक्चुअल जो इमेज है माइक्रो प्रोसेसर की, उसके अंदर अगर आप पिन्स देखेंगे तो आपको 20 पिन्स नज़र आ रहे हैं, है ना। वन साइड में 20 पिन्स है, ऐसे ही दूसरी साइड में क्या होंगे 20 पिन्स है। जैसे ये पिन्स है, ये टोटल 20 है, वो साइड में भी क्या होंगी 20 पिन्स होंगी। तो सेम थिंग इज दैट हियर, यहाँ पे पिन के नाम है और उनके फंक्शन है। पिन्स के क्या है, नाम भी है और उनके फंक्शन भी है। तो देखिए अगर आप देखते हैं 1 2 3 1 to 20 एंड 21 to 40, जैसा अगर मैं मान लेता हूँ ये 1 to 20 है और यहाँ से स्टार्ट होगा 21 to 40, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स 40 पिन्स। उसकी कितनी पिन्स होती हैं, 40 पिन्स होती है। एंड हर पिन का क्या है, यहाँ पर अपना एक नाम है, हर एक का अपना एक फंक्शन है। तो देखिए पिन नंबर 1 पे अगर हम आते हैं X1 और X2, क्या है X1 और X2। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक्चुअली उससे पहले हम देखते हैं कि 40 pins divided into 7 groups. 40 pins divided into 7 groups. We will study them group wise. हम उसको इंडिविजुअल भी देख सकते हैं और ग्रुप वाइज भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे A8 to A15 या A15 to A8, तो ये कहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये देखिए 21 से लेके 28 तक की जो पिन है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये इनका काम क्या है। इट कैरीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ मेमोरी इनपुट आउटपुट एड्रेस, यानी इनपुट आउटपुट एड्रेस को क्या करती है, कैरी करती है। इनपुट से हम जो भी डेटा देखें वो क्या होगा, इन पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, इनपुट होगा। इनको एड्रेस बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एड्रेस बस। दे आर कॉल्ड एज एड्रेस बस। यहाँ पे A8 to A15 आपने याद रख लेना। पिन डायग्राम अगर एग्जाम में पूछता है तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है इसका। एक्सप्लेनेशन अगर पूछता है तो इंडिविजुअल कुछ पिन्स के बारे में अलग से क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे A8 to A15 यानी 21 to 28 जो पिन होंगी वो क्या होंगी, एड्रेस बस होंगी। और उसके सामने अगर आप देखते हैं तो पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19 ये AD0 है, यानी मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। अब ये दोनों पिन के कंपैरिजन हम देखते हैं कि एड्रेस बस का इस्तेमाल होता है, यानी ये यूनी डायरेक्शन होते हैं, एक ही डायरेक्शन से डेटा क्या होता है इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर आता है। और अगर हम AD01 to AD7 तक देखेंगे तो ये एड्रेस बस भी है और ये डेटा बस भी है। तो ये इनका काम क्या है कि इन अर्ली साइकिल दे बिहेव लाइक एन एड्रेस बस, एंड सेकंड साइकिल दे बिहेव लाइक डेटा बस। ये यानी ये क्या करेंगे, इनके थ्रू डेटा इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर भी आएगा, ये एड्रेस भी करेंगे इनपुट और आउटपुट को। और जब डेटा ये आपका आउटपुट को जाता है तो ये उस वक्त सेकेंडरी जो इसका साइकिल होता है, सेकंड साइकिल, उसके अंदर ये बताता है कि जो बिट्स है वो डेटा बस के ऊपर है। बिट्स क्या है, डेटा बस के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर हम देखेंगे उसके बारे में AD0 to AD7 इट कैरीज द लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट एड्रेस एंड डेटा बस। उसके बाद जो पिन्स है वो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है। उसके अगर हम देखेंगे कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल क्या है, तो RD WR और ALE, RD WR और ALE। तो RD कहाँ पर है, देखिए RD WR एंड ALE, एड्रेस लैच इनेबल, ALE। RD है, WR है और ALE। ये जो VPP है दैट इज ALE है, यहाँ पर इसका नाम उसने चेंज किया है डायग्राम में। एक्चुअल ये VPP जो है ये ALE है, एड्रेस लैच इनेबल इसको कहा जाता है, ALE होती है ये। अब हम देखते हैं कि RD यानी WR और RD के ऊपर आपको बार नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, बार नज़र आ रहा है। जब सिग्नल इनके ऊपर लो होंगे तो ये रीड ऑपरेशन बताएंगे। वह सिग्नल लो ऑन दिस पिन, RD पे सिग्नल अगर लो होते हैं तो इट शो
रीड ऑपरेशन, वो बताता है कि रीड ऑपरेशन हो रहा है। और जब सिग्नल इसके ऊपर लो होंगे, WR के ऊपर, इस पिन के ऊपर 31 के ऊपर, तो इट शोज राइट ऑपरेशन, ये राइट ऑपरेशन करेगा जब सिग्नल इसके ऊपर लो होंगे, इसलिए इसके ऊपर बार दिया गया है। उसके बाद ये जो VPP है यानी एड्रेस लैच इनेबल जो है, ये एड्रेस लैच इनेबल, इसको मैं करेक्ट करूंगा, एड्रेस लैच इनेबल उसको VPP कहा जाता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है टू डिफरेंशिएट द सिग्नल्स ऑन एड्रेस एंड डेटा बस, ये इसके ऊपर काम करती है। AD0 टू AD7 के ऊपर ये पिन काम करती है, VPP या ALE। इसका काम क्या करती है? डिफरेंशिएट द सिग्नल, एड्रेस बस क्या होंगे और डेटा बस क्या होंगे उसके बारे में है। इट इज अ पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेटेड व्हेन अ न्यू ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, व्हेन द पल्सेस गोज हाई इट इंडिकेट्स एड्रेस, यानी पल्सेस जब इसके ऊपर हाई होंगे ये बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, एड्रेस ऑपरेशन हो रहा है, यानी डेटा इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है। और जब इसके ऊपर सिग्नल लो होगा तो इट इंडिकेट्स डेटा ऑपरेशन, यानी डेटा क्या जा रहा है, आउटपुट को जा रहा है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए ALE का हम इस्तेमाल करते हैं या VPP का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो ग्रुप है, इसके अंदर 3 स्टेटस सिग्नल्स आर इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी, S0 एंड S1। ये भी कुछ पिन्स हैं, इनके भी कुछ अपने काम होते हैं। इनपुट, आउटपुट और मेमोरी क्या है? यहाँ मेमोरी पे बार हुआ करते हैं, एक्चुअली बार यहाँ पर नहीं है, मैं मेंशन करूंगा। दिस सिग्नल इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी ऑपरेशन। व्हेन द सिग्नल्स हाई ऑन दिस पिन, जब सिग्नल्स इस पिन के ऊपर क्या होते हैं, हाई होते हैं, ये पिन हम यहाँ पर दिख रहे हैं, व्हेन सिग्नल्स हाई ऑन दिस पिन इट इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जब सिग्नल इसके ऊपर हाई होंगे माइक्रो प्रोसेसर में, तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगा। और जब सिग्नल इसके ऊपर लो होंगे तो ये काम करेगा मेमोरी ऑपरेशन, ये मेमोरी ऑपरेशन करेगा। उसके बाद है S1 और S0, these signals are used to identify the type of current operation। ये आपका जो करंट ऑपरेशन होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसका एक चार्ट है, उसको मैं आपको शेयर करूंगा, चार्ट किस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई है और फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ये इसको क्लॉक सिग्नल भी कहा जाता है। तो देखिए ये VSS जो है, पिन नंबर 20 के ऊपर आपको VSS मिलेगा। VSS ये ग्राउंड रेफरेंस है। एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैज ग्राउंड रेफरेंस। देखिए उसके ऊपर एक पेस्ट लगा हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, जिसका काम होता है टू प्रोटेक्ट माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम हीट। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करता है, वो हीट से बचाता है। तो हर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक लिक्विड लगा होता है, एक केमिकल, जिसका काम होता है टू प्रोवाइड ग्राउंड रेफरेंस, यानी अर्थिंग जिसको हम नॉर्मली अपनी ज़बान में कहते हैं। तो हर माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो पेस्ट होता है, उससे ये पिन क्या होती है, कनेक्टेड होती है, इसको ग्राउंड कहा जाता है। ये VCC है, पिन नंबर 40 याद रखना हमेशा, VCC है। इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड करंट टू दी माइक्रो प्रोसेसर को जो करंट की ज़रूरत होती है, वोल्टेज की जो ज़रूरत होती है, वो VCC से मिलती है इसको। और कितना करंट लगता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मच करंट नीड फॉर माइक्रो प्रोसेसर, इट नीड 5 वोल्ट ओनली, 5 वोल्ट आपके माइक्रो प्रोसेसर को लगता है। उसके सामने अगर हम देखेंगे तो ये X1 और X2 क्या है, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टल्स, इनको क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी इनको कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर नीड्स फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत है ना। हाउ मच फ्रीक्वेंसी, इट नीड्स 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को इसको जरूरत होती है। दैट इज डिवाइडेड बाय 2 पिंस X1 एंड X2। X1 से इसको 3 मेगाहर्ट्ज मिलेगा और X2 से उसको 3 मेगाहर्ट्ज मिलेगा। उसके बाद देखिए क्लॉक आउट है, दिस सिग्नल इज यूज एज द सिस्टम क्लॉक फॉर डिवाइस कनेक्टेड विद द माइक्रो प्रोसेसर। इन जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं उनको टाइमिंग यहाँ से प्रोवाइड करेगा। माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइम होता है, इट प्रोवाइड माइक्रो प्रोसेसर टाइम टू ऑल दी डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू दी कंप्यूटर। उसके बाद है इंटरप्ट्स एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। अब देखिए आपके जो प्रोसेस होते हैं, आपके जो इनपुट्स होते हैं, एवरी प्रोसेस एवरी इनपुट हैज़
priority, सबकी अपनी एक priority होती है, सबके अपने एक interrupts होते हैं, and according to that priority interrupts microprocessor works. उस priority के basis पे microprocessor क्या करता है, काम करता है. तो इंटरप्ट्स को भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग इंटरप्ट्स यहाँ पर है, जैसे RST 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप. हम डायग्राम में देखेंगे इसको, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, देखिए RST 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप. अब ये देखिए, ये RST 5.5 to 7.5 are called as vectored interrupt. Vectored interrupt means these are the maskable interrupt, जिसको माइक्रोप्रोसेसर मास्क करता है. It give them priority. की priority देंगे, 5.5 की priority कम होगी, 6.5 की उससे ज़्यादा होगी और 7.5 की दोनों से भी ज़्यादा होगी. According to priority it works. उसके हिसाब से वो काम करेगा. ठीक है. अब इनको वेक्टर भी एग्जाम में पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्ड इंटरप्ट एंड व्हाट आर द वेक्टर्ड इंटरप्ट्स इन माइक्रोप्रोसेसर. तो डोंट ऑफसेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आपने लिखना 5.5, 6.5 एंड 7.5 आर द वेक्टर्ड इंटरप्ट इन द माइक्रोप्रोसेसर. दे वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज. उनकी प्रायोरिटी की बेस पे क्या करेंगे, काम करेंगे. अब उसके ऊपर आपको एक नजर आ रहा है ट्रैप. तो ट्रैप जो होता है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है. In that situation microprocessor must perform that operation. यानी ऐसा टास्क या ऐसा जॉब जिसकी प्रायोरिटी क्या है, नॉन मास्केबल है. मास्केबल नहीं है बल्कि क्या है, नॉन मास्केबल है, वहाँ कंप्रोमाइज नहीं होगा. उस सिचुएशन में ये पिन क्या होती है, इनेबल होती है और माइक्रोप्रोसेसर उस टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है. तो इसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी कहा जाता है. ठीक है. और उसके बाद देखेंगे INTR और INTA. INTR और INTA. तो यहाँ पर देखिए INTR का मतलब है इंटरप्ट रिक्वेस्ट और INTA का मतलब है इंटरप्ट एक्नॉलेज. तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को जाएंगी, यानी जितने भी इंटरप्ट्स ऊपर दिए गए हैं इनकी जो रिक्वेस्ट है इट गोज थ्रू दिस पिन. INTR के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को जाएंगी और माइक्रो प्रोसेसर उसका रिप्लाई करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा INTA के थ्रू. इंटरप्ट एक्नॉलेज जिसे कहा जाता है. ये आउटपुट डिवाइसेस को जाती है कि हाँ, या ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताएगा कि इट एक्सेप्ट दी इंटरप्ट्स. उसने क्या किया, इंटरप्ट्स को एक्सेप्ट किया है. ठीक है. उसके बाद हम पिन देखते हैं रीसेट इन, रीसेट आउट एंड रेडी. तो रीसेट इन का काम क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करती है. दिस सिग्नल इज यूज्ड टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर बाय सेटिंग द प्रोग्राम काउंटर टू 0. यानी प्रोग्राम काउंटर यानी प्रोग्राम जो होंगे माइक्रो प्रोसेसर में इसको 0 कर देगा. यानी नो प्रोग्राम्स, नो जॉब विल बी देयर इन द माइक्रो प्रोसेसर. इन दैट सिचुएशन दिस पिन विल रीसेट इन द माइक्रो प्रोसेसर. अपने आप को क्या कहेंगे, जब देखिए कोई जॉब नहीं चल रहा आपके डिवाइस के अंदर, उस सिचुएशन में माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपने आप को रीसेट कर लेता है. तो दैट इज कॉल्ड एज रीसेट इन. उसके बाद रीसेट आउट. दिस सिग्नल इज यूज्ड टू रीसेट ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर इज सेटेड. यानी क्या होंगे, जितने भी डिवाइसेस हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ये सब रीसेट हो जाएंगे किसके थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू. उसके बाद रेडी. रेडी एक पिन है. दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द डिवाइस इज रेडी टू सेंड और रिसीव द डेटा. इफ रेडी इज लो देन द CPU हैज टू वेट फॉर रेडी टू गो हाई. यानी ये पिन के थ्रू क्या होता है कि जो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर में आते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर में जाते हैं बाहर की तरफ. तो उस सिचुएशन में ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, ये काम करता है व्हेन माइक्रो प्रोसेसर रिसीव और सेंड द डेटा टू द डिवाइसेस. होल्ड. यहाँ पर दो पिन है, यहाँ पे होल्ड और HLD यानी होल्ड एक्नॉलेज जिसे कहा जाता है. होल्ड का काम क्या है, दिस सिग्नल इंडिकेट दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस. अब अनदर मास्टर मीन्स व्हाट. तो देखिए हमारे मदरबोर्ड के ऊपर यानी इन एवरी कंप्यूटर ऑन द मदरबोर्ड देयर इज अ को प्रोसेसर इज ओवर देयर. एक को प्रोसेसर होता है जिसको अनदर मास्टर भी कहा जाता है, जिसका काम क्या होता है, टू सपोर्ट द माइक्रो प्रोसेसर. जब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है
है ना, मल्टीपल प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। उस सिचुएशन में को प्रोसेसर का काम क्या होता है, टू हेल्प द माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करना। तो वो क्या करता है कि कुछ प्रोग्राम्स के लिए रिक्वेस्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर के कि आई विल एग्जीक्यूट दैम, मैं उसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ये कौन काम करता है, को प्रोसेसर, अनदर मास्टर, जिसे डीएमए भी कहा जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक कॉन्सेप्ट है, वो फ्यूचर में आप पढ़ोगे। तो होल्ड दिस सिग्नल इंडिकेट दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। यानी वो दूसरा सीपीयू क्या चाह रहा है, दूसरा जो सीपीयू लगा हुआ है आपके मदरबोर्ड पे, वो क्या कर रहा है कि वो इस माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस और डेटा बस यूज करना चाह रहा है। किस लिए यूज करना चाह रहा है, टू सपोर्ट दी माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करने। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, वो HLDA के थ्रू उसको एक्नॉलेज करता है, यस, वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। इट इंडिकेट्स दैट द CPU has received the whole request and it will relinquishes the bus in the next clock cycle। यानी उसको उसके हवाले कर देंगे, relinquish बोले तो उसके हवाले कर देंगे। HLDA is set to low after the old signals remove। उसके बाद कुछ पिन है यहाँ पे, सीरियल इनपुट एंड आउटपुट। देयर आर 2 सीरियल सिग्नल्स, SID एंड SOD, एंड these signals are used for serial communication। सीरियल आउटपुट डेटा लाइन। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए, द आउटपुट SOD इज सेट और रिसेट एज स्पेसिफाइड बाय द सिम इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर का, सिम इंस्ट्रक्शन, उस बेसिस के ऊपर SOD काम करेगा। और SID आगे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर सिम और रिम किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद है SID, सीरियल इनपुट डेटा लाइन। द डेटा ऑन दिस लाइन इज लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर व्हेनेवर रिम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। जब रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस लाइन के थ्रू डेटा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर को लोड कर देगा डेटा। एक्यूमुलेटर क्या है भाई, एक्यूमुलेटर इज यूज टू होल्ड द रिजल्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हमेशा याद रखना एक्यूमुलेटर के बारे में, ठीक। अब देखिए, ये फंक्शनल डायग्राम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछता है। अगर 4 मार्क्स के लिए पूछेगा तो सिर्फ डायग्राम आपको बनाना है, तो डायग्राम आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। 1 से 2 मतलब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आसान होगा बनाने के लिए। तो देखिए, जो 40 पिन्स हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो सारी 40 पिन्स आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगी, है ना। उसके अलग अलग डिवीजन होंगे। ये सारी पिन्स आपको नज़र आ रही है, ये INTR, INTA, SID, SOD, और यहाँ पर भी सारी पिन है X1, X2, और ये बाहर की तरफ जितने भी आपको नज़र आ रही है ये सारी पिन्स है। ये पावर सप्लाई है, +5 वोल्ट SS, VCC एंड VSS, ग्राउंड जो है ये मगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देते हैं। तो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके अंदर आपने स्टेटस रजिस्टर देखा था, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर फ्लैग होते हैं, जिसको फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। ये 8 बिट हुआ करते हैं। ALU भी 8 बिट होगा। ये टेम्पररी रजिस्टर इससे लगा है, ये भी 8 बिट है। एक्यूमुलेटर यहाँ पे है, आपको पता है कि एक्यूमुलेटर होल्ड द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ALU इसके अंदर आपके माइक्रो प्रोसेसर में होगा। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू क्या होंगे, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को रिसीव होंगे। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन जब आगे मूव होते हैं तो वो डिकोड होते हैं। उसको ये रजिस्टर क्या करेगा, वापस से डिकोड करेगा, उसके एड्रेस को रिफ्रेश करेगा, और ये आगे की तरफ मूव होंगे। ये ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये रजिस्टर एरे है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसको मल्टीप्लेक्सर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे W और Z आपको नज़र आ रहा है। ये 2 रजिस्टर है, 8 बिट, है ना। W के आगे ब्रैकेट में 8 लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ 8 बिट रजिस्टर। ये टेम्पररी रजिस्टर है, इसके अंदर दे होल्ड टेम्पररी डेटा। ये डेटा को टेम्पररी होल्ड करते हैं, इनका कोई काम नहीं है, फंक्शनैलिटी का कोई इस्तेमाल नहीं है। मगर उसके बाद के जो रजिस्टर है, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, E, H और L,
ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और ये चेंज होते हैं एज पर द एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। हम आगे देखेंगे इसके अंदर एडिशन किस तरह से हुआ है। उसके बाद देखिए एक रजिस्टर है 16 बिट स्टैक पॉइंटर है। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर, ये भी 16 बिट है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैचेस। तो यहाँ पर आपके माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के अंदर बी सी डी ई एच एल स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद एक्यूमुलेटर, स्टेटस रजिस्टर, ये फ्लैग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसके बारे में आगे हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग क्या है, बेस रखती है। तो इसको रजिस्टर एरे भी कहा जाता है, जिसके अंदर रजिस्टर एरे के अंदर क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर आ जाएगा, फ्लैग आ जाएगा, उसके बाद बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, एच और एल आएगा। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज रजिस्टर एरे, प्लीज मेक अ डायग्राम ऑफ दैट, उसका डायग्राम आप बनाओ। तो आपको जस्ट ऐड करना है यहाँ पर कि इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। इंस्पाइट ऑफ WZ यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्यूमुलेटर 8 बिट, और फ्लैग्स यहाँ पे लिखिए 8 बिट। उसके बाद BCDEHL और स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। तो ये पूरा दिस इज कॉल्ड एज रजिस्टर एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कभी कभार पूछता है ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है 3 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेनेशन है तो 4 मार्क्स के लिए आपको पूछता है। तो देखिए फंक्शनल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है। एक्यूमुलेटर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर होल्ड द रिजल्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इट इज एन 8-bit रजिस्टर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक, लॉजिकल, इनपुट आउटपुट, लोड स्टोर ऑपरेशन। इट इज कनेक्टेड टू इंटरनल डेटा बस एंड ALU। ये ALU से और इंटरनल डेटा बस से क्या होता है, कनेक्ट होता है। उसके बाद ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एज द नेम suggest it performs arithmetic and logical operation like addition, subtraction and or etc on 8-bit data because 8085 is 8-bit microprocessor। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद है जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसके अंदर BCDEHL रजिस्टर्स हैं। सबकी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट है। These registers can work in pair to hold 16 बिट। ये 16 बिट भी काम कर सकते हैं, मगर कब, जब वो पैरिंग में काम करते हैं। लाइक उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, BCDE और HL। उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके नीचे प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर है। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, इट इज अ 16 बिट रजिस्टर यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी वो इंस्ट्रक्शन जो माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होने के लिए एंटर होना चाह रहा है, उसका मेमोरी एड्रेस रखने का काम प्रोग्राम काउंटर का है। माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द प्रोग्राम whenever an instruction is being executed। माइक्रो प्रोसेसर काम क्या होता है कि क्या करता है, वो प्रोग्राम को इंक्रीमेंट करता है। whenever an instruction is being executed, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, so that the program counter points the memory address of the next instruction that is going to be executed। यानी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो अब माइक्रो प्रोसेसर दूसरे प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो वो जो भी प्रोग्राम या वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से आ रहा है, वेदर इट कम्स फ्रॉम इनपुट डिवाइस और मेमोरी, तो प्रोग्राम काउंटर का काम का क्या होता है कि उसके मेमोरी के एड्रेस को क्या करे, अपने पास रखे कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहा है। उसके बाद स्टैक पॉइंटर का काम क्या है, इट इज आल्सो 16 बिट रजिस्टर वर्क लाइक स्टैक which is always incremented decremented by 2 during push and pop operation। स्टैक पॉइंटर का मतलब क्या है, यानी कि आपका मेमोरी होता है एंड एवरी मेमोरी हैज इट एड्रेस, उसका अपना एक क्या होता है, एड्रेस होता है। तो स्टैक पॉइंटर्स कीप्स द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी, कि जहाँ से डेटा आ रहा है उसका काम, वो एड्रेस कहाँ पर होगा, स्टैक पॉइंटर के अंदर होगा। नॉर्मली स्टैक पॉइंटर वर्क करता है मेमोरी के लिए। अब यहाँ पर बता रहे विच इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड बाय 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मीन ऑफ इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड बाय 2? इट मीन्स इट इज 2 बाइट डेटा। यानी स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये 16 बिट रजिस्टर है, ये 2 बाइट डेटा को क्या करता है, स्टैक करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज
बाय इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड बाय 2। अब इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड का मतलब क्या होता है, ये भी यहाँ पर समझना जरूरी है। व्हेन इट रीड द एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी, जब मेमोरी से डेटा को लोड करता है या मेमोरी को रीड करता है और डेटा वहां से लोड होता है, तो वो एड्रेसेस कहाँ पर आ जाते हैं, स्टैक पॉइंटर में आते हैं। तो इसका स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाता है, एड्रेस यानी क्या हो गया, वो फुल हो गया, इसलिए ये इंक्रीमेंट कहलाता है। एंड व्हेन द डेटा गोज फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द proper address of the memory, in that situation it decremented by 2। उसके बाद टेम्पररी रजिस्टर्स है। इट इज एन 8-bit रजिस्टर विच होल्ड द टेम्पररी डेटा ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा ये आ रहा है, फ्लैग रजिस्टर। इट इज एन 8-bit रजिस्टर्स हैविंग 5 1-bit फ्लिप फ्लॉप्स, 5 1-bit flip flops which holds either 0 or 1 depending upon the result stored in the accumulator. These are the set of 5 flip flops। 5 फ्लैग होते हैं। एग्जाम में ये डायग्राम भी पूछता है उसका, और उसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा शायद ये मर्तबा आ जाए। तो ये डायग्राम है आपका, देखिए आपको एक रजिस्टर नजर आ रहा है जिसका नाम है स्टेटस रजिस्टर्स। D0, D1, D2, D3, D4, ये क्या है, ये बिट को बता रहे हैं, ये कौन सी पोजीशन पे बिट मौजूद है। D0 to D7 ये मेमोरी एड्रेस है उसका, यानी 8-bit डेटा है। तो देखिए D7 पे S है, S का मतलब है साइन फ्लैग। अब ये कब सेट और रिसेट होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद D6 पे याद रखना 0 फ्लैग है। उसके बाद D5 एम्प्टी है, D4 पे ऑक्सिलरी कैरी है। ऑक्सिलरी कैरी कब सेट और रिसेट होता है हम देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद D3 एम्प्टी है। उसके बाद D2 पे पैरिटी फ्लैग है, ये पैरिटी फ्लैग कब सेट और रिसेट होता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद D1 एम्प्टी है। D0 पे CY यानी कि कैरी फ्लैग मौजूद है, ये भी कब सेट और रिसेट होता है अब हम देखेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम साइन फ्लैग की बात करते हैं जो D7 पे मौजूद होता है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटस रजिस्टर का मैंने एक स्टेटस यहाँ पे रखा कि किस तरह से डेटा उसके अंदर होता है। तो देखिए साइन फ्लैग, इसका पर्पस हम देखेंगे, इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन का मतलब है, आपको मालूम है साइन 2 तरह की साइन होती है ना, किसी इंसान में 2 साइन है भाई, एक क्या है नेगेटिव और क्या है पॉजिटिव है ना। तो सेम थिंग इज दैट, साइन को यहाँ पर लिया, इसको साइन नाम रखा गया है। तो क्या इंडिकेट करा कि रिजल्ट आपका नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। अब ये पोजीशन देखेंगे, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट D7। MSB हमने लीनियर एरे में पढ़ा था, डी सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट, या हमने 11 के अंदर नंबर सिस्टम में देखा था बाइनरी में, ये MSB क्या होता है, LSB क्या होता है। सो हियर अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में D7 जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और D0 क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर कंडीशन बता रहा है इफ MSB D7 ऑफ रिजल्ट इज 1। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये 1 है, D7 हमें अगर 1 होगा, D7 अगर 1 होगा इट मीन्स रिजल्ट इज नेगेटिव। रिजल्ट क्या इंडिकेट करेगा, ये नेगेटिव बताएगा माइक्रो प्रोसेसर, ये रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद रिसेट कंडीशन, इफ MSB D7 ऑफ रिजल्ट इज 0, अगर ये 0 होगा तो इट मीन्स इट इज पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है मतलब, व्हेन इट इज फिल्ड, अब जैसा मैं आपको बताता हूँ कि गिलास है आपके पास, गिलास में अगर पानी पूरा भरा हुआ है, इट फिल्ड बाय वाटर कंप्लीटली, तो आप बोलेंगे कि अब देयर इज नो कैपेसिटी टू पुट द वाटर इन द ग्लास। अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्या इंडिकेट करेगा वो, नेगेटिव इंडिकेट करेगा। तो वैसे ही D7 में अगर पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव डेटा यहाँ पर होगा, सो इट इंडिकेट नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन को इंडिकेट करेगा। एंड व्हेन इट कंटेन्स 0, अगर वो अपने पास 0 को होल्ड करेगा, 0 रखेगा, तो ये क्या बोलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पल्सेस क्या करेंगे, ये जनरेट करेगा, इट इंडिकेट पॉजिटिव। क्या करेगा कि ही कैन पुट द डेटा ओवर देयर, वो अपने आप के पास डेटा रख सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया
कि भाई एक में इस तरह से डेटा है 1001, ये क्या है, ये निगेटिव है, और इस तरह का अगर यहाँ पर डेटा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बुक में आपको इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलने वाली। उसके बाद जीरो फ्लैग कब सेट और रीसेट होता है, इसकी पोजीशन 6 नंबर पे है। पर्पस क्या है, इंडिकेट्स वेदर द ALU रिजल्ट इज जीरो। ये बताते हैं कि ALU रिजल्ट अगर जीरो होगा तो ये क्या होगा, सेट होगा। ये क्या होगा, सेट होगा। इफ रिजल्ट ऑफ ALU इज जीरो इट इज सेट, अदरवाइज इट इज रीसेट कंडीशन। यहाँ पर बता रहा देखिए, इफ रिजल्ट इज 00H ऑल बिट्स आर जीरो। ये 00H क्या है भाई, ये हेक्साडेसिमल नंबर को इंडिकेट करता है। और ये 00 क्या है, ये बाइनरी नंबर है। 20 का मतलब, 10 का मतलब यहाँ पर 4 बिट या 8 बिट हो सकता है एज पर दी ऑपरेशन। अगर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो यहाँ पर 1 बिट 40 को करेगा, 8 बिट 40 को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। उसके बाद रिसेट कंडीशन है यहाँ पे, इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 00H, ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए मैंने लिखा हूँ, दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया, 2AH इज इक्वल टू 42, इनका 42 क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर निकलता है इसका। तो यहाँ पर दोनों को क्या किया मैंने, बोरो किया मैंने, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किया। तो आपको ये रिजल्ट कुछ इस तरह से मिला। ये 11 में हो चुका है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर देखे थे। तो सेम प्रोसेस इज दैट 11 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ये 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 भी 0 होगा, 0 - 0 भी 1 होगा। इस तरह से आपको रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बताएगा ये बताएंगे कि भाई सेट है, ये क्या है, सेट है। सॉरी, रीसेट बताएंगे, ये क्या बताएंगे, ऑल बिट्स आर जीरो, जीरो फ्लैग इज सेट। जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर सारे बिट जीरो हो जाते हैं तो जीरो फ्लैग अपने आप को सेट करेगा। यहाँ पर दूसरी एग्जांपल लिखा मैंने नॉन जीरो रिजल्ट की, इस तरह से याद करना होंगे ना। नहीं, ये समझने के लिए है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है ये साइड का, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, ये बुक में आपको नहीं है। आपके जो बुक्स अवेलेबल है ना मार्केट में, इस तरह की एग्जांपल्स कहीं भी नहीं दी गई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर है कि ये आपका 30 और 10, ये क्या है, दो हेक्साडेसिमल नंबर है जिनका हम बाइनरी क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद आपको कुछ रिजल्ट इस तरह से मिला, यानी 20, क्या मिला आपको, 20H, ये रिजल्ट है आपका। तो नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, तो आपका जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट होगा। तो ये सिचुएशन में, ये ऊपर की सिचुएशन में जीरो फ्लैग क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, और दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जीरो फ्लैग रीसेट हो रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सा फ्लैग कब सेट और रीसेट होता है, इन विच कंडीशन, ठीक है, वो समझना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। अब इसकी पोजीशन मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहाँ पर होता है, बताइए कौन बताएगा ऑक्सिलरी कैरी के बारे में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी कैरी, इट इज ऑन D4, ये D4 पे होगा। कहाँ पर होगा, ये D4 पे होगा। तो देखिए इसका पर्पस क्या है। अब देखिए, हम जब बाइनरी एडिशन करते हैं, है ना, बाइनरी एडिशन की आपको रूल पता है कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो आप देखते हैं कि कैरी क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। कैरी क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि जब कैरी फॉरवर्ड होगा उस सिचुएशन के अंदर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, सेट होता है। तो उसका पर्पस क्या है, यूज इन BCD अरिथमेटिक। BCD यानी BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो नंबर्स होते हैं 4 बिट या 8 बिट नंबर जो होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, स्पेशली DA इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे DAA क्या मतलब होता है उसका, देखेंगे तब। देखिए, सेट कंडीशन, इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम बिट D3 टू D4। आप देखिए, ये D3 है और ये D4 है। यहाँ से अगर कैरी जनरेट होगा, क्या होगा, कैरी जनरेट होगा लोअर निब्बल टू हायर निब्बल, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की।
लोअर निब्बल टू हायर निब्बल की तरफ जब मूव होगा तो कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा। अब मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन मैंने ये बॉक्स में इंडिकेट किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे 1 + 1 अगर बाइनरी एडिशन हम देखते हैं 1 + 1 0 1 होता है, तो हम 0 यहाँ पे सम 0 कैरी 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, सम 0 कैरी 1। अगेन वी हैव 1 0, ठीक है। तो 1 + 0, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, मगर यहाँ पे कैरी का 1 है तो 1 + 1 क्या हो गया, अगेन 1 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा। फिर अगेन कैरी मेरा एज इट इज़ है, तो यहाँ पर मैंने 1 + 0 1 होगा। उस 1 में के अंदर अगर इस 1 को मैं जोड़ता हूँ तो फिर क्या होगा, 1 0 होगा, सम 0 कैरी 1। अगर अगेन आई हैव 1 + 0, 1 + 0 होता है 1, उसके अंदर इस 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली कैरी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है फ्रॉम लोअर निब्बल टू हायर निब्बल। तो ये 1 क्या हो गया, मुझे मिला, यहाँ पे क्या मिला, मुझे 1 मिला। सो व्हेन कैरी जनरेटेड फ्रॉम D3 to D4, in that situation auxiliary carry flag is set। ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज 0, तो 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने सेट और रिसेट कंडीशन को मेंशन किया। देखिए इफ नो कैरी फ्रॉम D3 to D4, एग्जांपल 0 FH और 0 1H इज इक्वल टू 1 0, इसका मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा, कैरी फ्रॉम बिट 3 to बिट 4। तो एक रीसेट कंडीशन ये होगी और एक कंडीशन सेट कंडीशन ये होगी, ऑक्सिलरी कैरी इज सेट होगा। जब D3 से D4 की तरफ कैरी होगा तब भी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा, ये बात आपने याद रखना। उसके बाद पैरिटी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग की पोजीशन क्या है भाई, D2 पे ये मौजूद D2 होगा, हाँ D2 पे ये मौजूद होगा। तो देखिए इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, चेक्स वेदर रिजल्ट हैज इवन और ऑड नंबर ऑफ वंस, यानी हम वंस को देखेंगे, यानी हमारे पास वंस ऑड में है या इवन में है, हम उसको देखेंगे कि अगर ये इवन नंबर वंस इवन नंबर में अगर हमको नजर आते हैं तो हम इसको बोलेंगे सेट कंडीशन इवन पैरिटी, और अगर हमको ऑड नंबर्स नजर आते हैं 1 के तो हम इसको बोलेंगे ऑड पैरिटी, रिसेट कंडीशन होगी। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कुछ एग्जांपल्स दिया, बिट के साथ भी दिया। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए D0 पे 1 है, D1 पे 1 है, बाकी सब 0 0 है, और यहाँ पे D0 पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो सिंपल यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 पैर आपको मिल रहे हैं, 1 1 के 2 1 1 का एक पैर आपको यहाँ पर मिला, तो ये क्या होगा, इवन पैरिटी होगी, ये क्या होगी, इवन पैरिटी होगी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से है कि 0 1 फिर 0 है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, तो इसको हम ऑड पैरिटी मिलेंगे। तो इसका सिंपल मतलब है कि रिजल्ट में अगर आपको एक जगह पर 2 1 नजर आएंगे तो आपको आपका पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट होगा, अदरवाइज इट इज रीसेट। तो इसके 2 कंडीशन है, एक इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बुक में कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, बाकी एग्जाम्पल्स बुक्स में मौजूद नहीं है। उसके बाद कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग कब सेट होता है हम देखते हैं, इंडिकेट्स कैरी और बोरो इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके पास होता है ना, सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, है ना। तो देखिए सेट कंडीशन क्या होगी, इफ कैरी जनरेटेड फ्रॉम MSB D7 और बोरो जनरेटेड इन सब्ट्रैक्शन, यानी कैरी कहाँ जनरेट हो रहा, MSB पे कैरी जनरेट हो रहा है, और बोरो जनरेटेड इन सब्ट्रैक्शन, और जब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा, बोरो हो रहा है, यानी 1 बोरो हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन ये क्या होगा, सेट होगा। और रिसेट कंडीशन क्या है, इफ नो कैरी और बोरो, कि अगर कैरी भी नहीं हो रहा और बोरो भी नहीं हो रहा तो ये क्या होगा, रिसेट होगा। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन यहाँ पे मैंने दिया FFH + 0 1। अब FF क्या है भैया, हेक्साडेसिमल नंबर है, आप सबको पता है, 0 to 9 A to F। तो ये FFH + 0 1 H, अब ये 2 बाइट डेटा है, यहाँ पे देखिए तो 0 HH विथ कैरी ये 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ पे उसने मेंशन किया कैलकुलेट करके। उसके बाद एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 1 0 है, -20 है, बोरो ऑकर्स, ये इस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा।
तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ये सेट, ये एक तो कैरी हो एक तो बोरो हो, दोनों सिचुएशन में ये सेट होगा। अगर ये दोनों भी नहीं होंगी तो ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखिए सेम यहाँ पर एफ एफ का कन्वर्जन जो है बाइनरी में आपको मालूम है, 1f इज इक्वल टू 4 1 तरह से, और 0 1 इस तरह से होता है, एक 1 लिखते हैं, बाकी हम MSB की तरफ सारे जीरो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसका हमने यहाँ पे क्या किया, बाइनरी एडिशन किया, ये रिजल्ट आपको मिला, कैरी बाहर मिल गया आपको, कैरी बाहर जनरेट हो गया, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या लिखा, 12 और 03 रखा। अब यहाँ पर उनका बाइनरी एडिशन कर रहा हूँ, 0 + 1 1, 1 + 1 0 1, तो 0 1 लिखा, कैरी 1, फिर 0 + 0 0 और 0 + 1, कैरी का 1 यहाँ पर आ गया। ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस चला, लास्ट में आपको कोई भी जीरो, लास्ट में आपको ना कैरी मिला ना बोरो मिला। इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। तो व्हेन कैरी जनरेटेड at the end, when borrow generated at the end, carry flag is set, otherwise it is 0. तो ये फ्लैग्स के बारे में हो गया। फ्लैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइक्रो प्रोसेसर, इवन इन नेक्स्ट चैप्टर इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, वहाँ भी इसकी बहुत हमें ज़रूरत होगी। सो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए फ्लैग्स हमने पढ़े, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन चालू है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इट इज एन 8-bit रजिस्टर, व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी देन इट इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी से यानी इंस्ट्रक्शन आपके माइक्रो प्रोसेसर में आया तो वो कहाँ पर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, मैंने उस वक्त भी बताया था पहले, इसको डिकोड करेंगे इसके सारे डेटा को, इसके सारे इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जैसा हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट आपके पास मौजूद होता है, काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द टाइम टू दी ऑल द पेरिफेरल्स विच आर कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर का टाइम प्रोवाइड करता है, उसके लिए पिन इस्तेमाल होती है ना, जैसे कि कंट्रोल सिग्नल्स है, रेडी है, RD है, WR है, ALE है, स्टेटस सिग्नल है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंटरप्ट कंट्रोल्स है, हमने RST 5.5 टू 7.5, ये क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मास्केबल इंटरप्ट है, और ट्रैप के बारे में हम पढ़ा कि दिस इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। उसके बाद सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल, यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे कि 2 पिन होती है, SID और SOD, है ना। SID में जैसा सिम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होता है और SOD के अंदर ट्रिम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है आपके वो दूसरे चैप्टर से हैं, यानी मैक्सिमम वेटेज आपको वहाँ से मिलेगा। एटलीस्ट 32 मार्क्स का पूछा जाता है उस चैप्टर में से, ऑप्शंस मिला के कितने मार्क्स, 32 मार्क्स का एक ही चैप्टर में से पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, वो कल हम देखेंगे उसके बारे में। आज ये चैप्टर फिनिश होता है, इसका मैं PDF आपको क्या करूँगा, शेयर कर दूँ। ओके, so let's we finish over here.